काफ्का के कहानी द मेटामॉर्फोसिस, उसका जो अंत है वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है। एक लड़का है जो कीड़ा बनकर एक बहुत दर्दनाक मौत मरता है और उसका परिवार दुखी होने की बजाय राहत की सांस लेता है। बिल्कुल, वो घूमने जाते हैं, अपने भविष्य के सपने देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई परिवार मतलब इस हद तक कैसे पहुंच सकता है? अपने ही बेटे या भाई की मौत पर कोई खुश कैसे हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कहानी सुनाने की बात नहीं है। हमें ये समझना है कि ग्रेगर सोमसा के एक कीड़े में बदलने के पीछे जो असली बदलाव थे वो क्या थे। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक आदमी के कीड़ा बन जाने की है ही नहीं। अच्छा, ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक पूरा परिवार, एक पूरा सिस्टम धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो देता है। और इसकी शुरुआत ग्रेगर के कीड़ा बनने से बहुत पहले हो चुकी थी। हाँ, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। इस बदलाव से पहले ग्रेगर सोमसा था कौन? वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो अपने काम से नफरत करता है, अपने बॉस से डरता है और एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसमें उसके लिए मतलब कुछ भी नहीं है। फिर भी वो हर सुबह उठकर वो ट्रेन पकड़ता है। सवाल है क्यों? क्योंकि वो एक जिम्मेदारी के पिंजरे में कैद है। जिम्मेदारी के पिंजरे में? उसके माँ बाप ने बिजनेस में अपना सारा पैसा डुबा दिया था और अब पूरे परिवार का कर्ज, सारे खर्चे सब ग्रेगर की सैलरी पर चलते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि उसकी छोटी बहन ग्रेटा, उसका जो पढ़ाई का सपना है वो भी उसी पर टिका हुआ है। मतलब उसने अपनी पसंद, अपनी खुशियां, सब कुछ इस ड्यूटी के लिए कुर्बान कर दिया। बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो उसका शरीर तो बाद में बदला, उसकी आत्मा तो बहुत पहले ही उस रोजमर्रा की गुलामी में कैद हो चुकी थी। ये एक डरावनी सोच है। मतलब उसका जो फिजिकल मेटामॉर्फोसिस हुआ वो तो बस एक बाहरी लक्षण था उस चीज का जो उसके अंदर सालों से चल रहा था। हाँ। वो पहले से ही एक मशीन बन चुका था जिसका काम सिर्फ परिवार के लिए पैसा कमाना था। एग्जैक्टली। और ये बात आज के हसल कल्चर में भी तो दिखती है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारी कीमत अक्सर हमारी प्रोडक्टिविटी से जुड़ी होती है। हम हर वक्त काम करते हैं, हर वक्त यूजफुल बने रहना चाहते हैं। सही बात है। एक तरह से हम सब अपने अपने ग्रेगर बनने से डरते हैं। उस दिन से डरते हैं जब हम सिस्टम के लिए एक बोझ बन जाएंगे। काफ्का ने 100 साल पहले ही इस डर को पकड़ लिया था। और फिर वो सुबह आती है जब ये डर हकीकत बन जाता है। ग्रेगर उठता है और पाता है कि वो एक विशाल कीड़े में बदल चुका है। उसका शरीर सख्त है, उसके कई सारे पैर हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं हैं और वो बोल नहीं सकता। लेकिन जो बात मुझे आज भी सबसे ज्यादा चौंकाती है और शायद यही काफ्का का जीनियस है। क्या? वो ये है कि वो कीड़ा बन चुका है और उसे चिंता इस बात की है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ, उसे डर है कि बॉस क्या कहेगा। ये दिमाग को सुन कर देने वाली बात है ना, कि एक इंसान की पहचान उसके काम से इतनी गहराई से कैसे जुड़ सकती है कि वो अपनी इंसानियत के मिट जाने को भी नजरअंदाज कर दे। ये दिखाता है कि सिस्टम ने उसे मानसिक रूप से किस हद तक तोड़ दिया था। हाँ, उसका शरीर तो बदला है पर उसका दिमाग अब भी उसी गुलामी वाली सोच में फंसा हुआ है। वो अपनी नई हकीकत को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। वो अब भी उस मशीन का एक पुर्जा बने रहने की कोशिश कर रहा है। और जब परिवार को इस बारे में पता चलता है तो उनका पहला रिएक्शन डर और घृणा का होता है। बिल्कुल। पिता उसे छड़ी से डराकर वापस कमरे में धकेल देते हैं। ये कहानी का पहला हिंसक मोड़ है। लेकिन शुरू में कम से कम थोड़ी सहानुभूति तो थी, खासकर उसकी बहन ग्रेटा में। हाँ, और यहीं से हम कहानी के दूसरे बड़े थीम पर आते हैं जिसे मैं कहता हूं द इकोनॉमिक्स ऑफ कंपैशन, करुणा का अर्थशास्त्र। हाँ, शुरुआत में ग्रेटा ही है जो हिम्मत करके ग्रेगर के कमरे में जाती है। वो उसे खाना देती है, ये जानने की कोशिश करती है कि कीड़े के रूप में उसे क्या पसंद है। वो उसकी देखभाल करती है। पर मैं हमेशा सोचती हूँ, क्या ये सिर्फ प्यार था या इसमें भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद छिपी थी कि शायद ग्रेगर ठीक हो जाएगा और दोबारा कमाना शुरू कर देगा? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। काफ्का इसे सीधे सीधे नहीं कहते, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये साफ हो जाता है कि परिवार की भावनाएं उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई हैं। मतलब जब तक ग्रेगर कमा रहा था, हाँ, वो परिवार का हीरो था। अब जब वो कमा नहीं सकता तो परिवार को खुद काम पर लगना पड़ता है। बूढ़े पिता एक बैंक में यूनिफॉर्म पहनकर नौकरी करने लगते हैं, माँ कपड़े सिलने का काम करती है। हाँ, और बहन ग्रेटा सेल्स गर्ल बन जाती है। हाँ, और जैसी वो आत्मनिर्भर होते हैं कुछ बदल जाता है। उन्हें एहसास होता है कि वो ग्रेगर के बिना भी जी सकते हैं। बिल्कुल। और ये एहसास उनके नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। जिस दिन वो पूरी तरह से मर जाता है, आपको दुख तो होता है पर साथ ही एक राहत भी मिलती है कि चलो अब नया लेना ही पड़ेगा।
दुख की बात यह है कि ग्रेगर के परिवार ने उसके साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया। हाँ, जैसे ही उन्हें अपनी आज़ादी का एहसास हुआ, ग्रेगर उनकी नज़रों में परिवार के सदस्य से एक पुरानी बेकार चीज़ बन गया। और ये बदलाव सबसे ज्यादा ग्रेटा में दिखता है। जो बहन पहले प्यार से उसका कमरा साफ करती थी, अब वो दरवाजे से ही खाना अंदर फेंक देती है। हाँ, कमरे में गंदगी पड़ी रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिम्मेदारी का बोझ उठाते उठाते थक चुकी है। मुझे कभी कभी ग्रेटा के लिए बुरा भी लगता है। वो खुद एक बच्ची थी जिस पर यह भयानक जिम्मेदारी आ पड़ी थी। क्या उसे पूरी तरह विलन मानना सही है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। काफका किसी को भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं दिखाते। तो ग्रेटा विलन नहीं है। नहीं, वो भी उसी सिस्टम का शिकार है। उससे वो उम्मीद की गई जो किसी भी इंसान के लिए, खासकर एक टीनेजर के लिए, निभाना लगभग नामुमकिन है। उसकी करुणा धीरे धीरे कड़वाहट में बदल गई, क्योंकि उस पे बोझ बहुत ज्यादा था। और ये कहानी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है कि जो इंसान ग्रेगर के सबसे करीब था, वही आखिर में उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनता है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ग्रेगर अपने कमरे में अकेला है। वो कमरा जो पहले उसका अपना स्पेस था, अब एक जेल बन गया है। हाँ, वो परिवार की बातें सुन सकता है, लेकिन उनमें हिस्सा नहीं ले सकता। वो पूरी तरह से कट चुका है। वो कमरा सिर्फ एक फिजिकल जेल नहीं है ना? वो एक मानसिक जेल भी है। बिल्कुल। जब दुनिया आपको इंसान मानना बंद कर देती है, तो आप धीरे धीरे खुद को भी इंसान समझना छोड़ देते हैं। तो ग्रेगर अंधेरे में छिपने लगता है, दीवारों पर रेंगने लगता है। वो अपनी इंसानी यादें खो रहा है और कीड़े वाली आदतें अपना रहा है। हम सबने कभी ना कभी अकेलापन महसूस किया है ना? हाँ, बिल्कुल। जब लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और किसी को आपकी परवाह नहीं। काफका उसी एहसास को 1000 गुना बढ़ाकर हमारे सामने रख देते हैं। और उसका बाहरी दुनिया से एक ही कनेक्शन था, खिड़की। हाँ, वो घंटों खिड़की से बाहर देखता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजर भी कमजोर होने लगती है। मतलब उसका दुनिया से हर रिश्ता टूट रहा था। पहले आवाज गई, फिर समाज, फिर परिवार का प्यार, और आखिर में देखने की क्षमता भी। और जब कोई चीज बेकार हो जाती है तो उसे फेंकने की या उससे छुटकारा पाने की इच्छा होती है। मुझे लगता है कि घर में किराएदार रखने वाला जो वाकया है, वो आखिरी तिनका था जिसने परिवार के सब्र का बांध तोड़ दिया। हाँ, वो सीन पढ़कर आज भी सिहरन होती है। परिवार ने पैसे के लिए घर में 3 किराएदार रखे हैं और एक शाम ग्रेटा उनके लिए वायलिन बजा रही है। और ग्रेगर संगीत सुनकर इतना भावुक हो जाता है कि वो भूल जाता है कि वो एक कीड़ा है, और अपने कमरे से बाहर आ जाता है। वो संगीत उसकी खोई हुई इंसानियत का आखिरी टुकड़ा था। वो अपनी बहन के पास जाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो उसके संगीत को कितना पसंद करता है। लेकिन जैसे ही किराएदार उसे देखते हैं, हंगामा मच जाता है। वो घर छोड़ने की धमकी देते हैं बिना किराया दिए। और उस पल में परिवार का सारा गुस्सा ग्रेगर पर फूट पड़ता है। हाँ। और तब ग्रेटा वो शब्द कहती है जो ग्रेगर की मौत का फरमान लिख देते हैं। वो कहती है, हमें इस चीज से छुटकारा पाना होगा। ये मेरा भाई नहीं हो सकता। अगर ये सच में ग्रेगर होता तो वो कब का समझ चुका होता कि इंसान ऐसे जानवर के साथ नहीं रह सकते, और वो खुद ही चला जाता। ये चीज उसने उसे भाई या ग्रेगर नहीं कहा, बल्कि ये चीज कहा। ये सिर्फ अस्वीकृति नहीं थी। नहीं, ये उसके अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देना था। वो पल था जब ग्रेगर को एहसास हो गया कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं बचा है। उसके अपने परिवार ने उसे एक वस्तु में बदल दिया था। उस रात अपराध बोध और अकेलेपन के बोझ तले वो चुपचाप अपने कमरे में मर जाता है, बिना किसी ड्रामे के, बहुत ही खामोशी से। और सुबह जब नौकरानी को उसकी सूखी हुई लाश मिलती है तो वो उसे झाड़ू से साफ कर देती है, जैसे कोई कचरा हो। हाँ। ये अंत इस बात पे जोर देता है कि सिस्टम के लिए एक अनुपयोगी व्यक्ति का अंत कितना महत्वहीन होता है। उसकी मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जैसा आपने शुरू में कहा, परिवार को एक बोझ से आजादी महसूस होती है। वो उस दिन छुट्टी लेते हैं, शहर से बाहर ट्रैम में घूमने जाते हैं और भविष्य की बातें करते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी ग्रेटा अब जवान और सुंदर हो गई है, और उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने का समय आ गया है। ग्रेगर की जगह अब कोई और लेने वाला है। साइकिल चलती रहेगी। और यही काफका का सबसे स्याह और गहरा संदेश है। बिल्कुल। इस दुनिया में आपकी कीमत तभी तक है जब तक आप उपयोगी हैं। जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म होती है, दुनिया एक पल भी नहीं रुकती, वो बस आगे बढ़ जाती है। तो ग्रेगर की मौत कीड़ा बनने से नहीं हुई थी। नहीं,
उसकी मौत उस पल हुई थी जब उसके अपनों ने ही उसे इंसान समझना छोड़ दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही असहज सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपने आसपास के लोगों का मूल्य किस आधार पर तय करते हैं? उनकी इंसानियत पर या उनकी उपयोगिता पर? क्या हम भी अनजाने में लोगों को उनकी नौकरी, उनकी कमाई या समाज में उनके स्टेटस से नहीं आंकते? बिल्कुल, ये कहानी एक आईना है। ये हमें दिखाता है कि हम सब में एक छोटा सा हिस्सा ग्रेगर के परिवार जैसा है। हम उस चीज से असहज हो जाते हैं जो नॉर्मल नहीं है, जो सिस्टम में फिट नहीं बैठती। हम बीमारी, नाकामी और कमजोरी से दूर भागते हैं। तो कहानी का सार ये नहीं है कि काम मत करो या जिम्मेदार मत बनो। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये है कि अपनी इंसानियत को अपनी उपयोगिता से ऊपर रखो। हाँ, और कहानी हमें एक आखिरी और भी डरावने विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या? कहानी के अंत में परिवार अपने भविष्य को लेकर खुश है, लेकिन क्या वो सच में आजाद हुए हैं? या फिर वो बस उसी बेरहम सिस्टम के और बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट पुर्जे बन गए हैं जिसने ग्रेगर को खत्म कर दिया था? मतलब असली मेटामॉर्फोसिस ग्रेगर का नहीं, बल्कि उसके परिवार का हुआ था, जो धीरे धीरे अपनी भावनाओं को मार कर उस सिस्टम का हिस्सा बन गए जिसमें सिर्फ काम और पैसे की कीमत है। और ये सवाल काफका हमारे लिए छोड़ जाते हैं।